आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लाते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए इलाज खोजने और वैक्सीन वगैरह बनाने की राह में अब तक का सबसे बड़ा रोड़ा यही रहा है कि वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि शरीर के भीतर ये कैसे फैलता है और कैसे अपना मिजाज बदलता है, यानी म्यूटेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज़ आई जिसमें ये पता चला कि ऐसे जीन्स ढूंढ लिए गए हैं जो SARS-CoV-2 के फैलने में मदद और रोकथाम के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने अफ्रीकन ग्रीन मंकी की कोशिकाओं पर प्रयोग किए। कुछ जीन्स इनकी कोशिकाओं में डाले गए और फिर इन्हें कोरोना वायरस के साथ संक्रमित कर दिया गया। इसके बाद ये देखा गया कि कोशिकाओं में कौन से जीन्स वायरस के फैलने में सहायक है, यानी वो प्रो वायरल है, और कौन से जीन्स वायरस से लड़ रहे हैं, यानी एंटी वायरल है। तो आपके जीन्स किस तरह के होंगे, उससे ये डिसाइड होगा कि आपको कोरोना का संक्रमण कितना गंभीर और कितना माइल्ड होगा। अब कोरोना महामारी के 1 साल बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन का खुलासा किया है जो फेफड़ों में यानी लंग्स में संक्रमण और कोविड से मौत के जोखिम को 2 गुना कर देता है। स्टडी के मुताबिक दक्षिण एशियाई बैकग्राउंड लगभग 60% लोग और यूरोपीय बैकग्राउंड के 15% लोग इस जीन को कैरी करते हैं। तो आखिर कैसे ये डिसाइड होता है कि आपके पर्टिकुलर जीन आपकी बीमारी की गंभीरता को बताएंगे? जेनेटिक रिसर्च का क्या महत्व है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इसके लिए मैंने बात की फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंद में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीता मैथ्यू से। डॉक्टर, सबसे पहले तो आप एक बार जीन क्या होता है ये समझा दें, क्योंकि अभी बातचीत के दौरान ये कई बार इस्तेमाल भी होगा, तो जस्ट एक समझाने के तौर पर। अपनी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर, हर चीज का एक स्ट्रक्चर रहता है। वो स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं डीएनए। हर चीज का एक डीएनए रहता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ मल्टीपल जीन्स। तो हर जीन जो रहता है, एक माँ की तरफ से रहता है, एक पिताजी की तरफ से एक क्रोमोसोम आता है, और उसमें अपने एक चीज में अपना जेनेटिक पैरामीटर्स रहते हैं। इट्स लाइक जैसे हम कोडिंग करते हैं कंप्यूटर का, उस तरह से हर चीज के लिए कोड रहता है बॉडी में, और ये कोड आपका डिटरमाइंड रहता है माँ या बाप की तरफ से कहाँ से आया है, और इसमें से कौन सा वाला एक्सप्रेस होगा और कौन सा नहीं होगा, उसे हम रिसेसिव और डोमिनेंट जीन्स कहते हैं, उसके आधार पर रहता है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जहां पे कौन सा जीन आपका एक्सप्रेस होगा वो डिटरमाइन करेगा कि आपको एक एक्स बीमारी होगी, या आपका कलर कैसा रहेगा, या आपकी आंखें कैसी रहेगी, आपको थैलेसीमिया रहेगा कि नहीं, आपकी इन्फेक्शन की सिवियरिटी एक पर्टिकुलर चीज में एक जगह पे किस तरह से रह सकती है, ये सब कुछ आपका जीन डिटरमाइन करता है। जी, तो आगे बढ़ते हुए मेरा सवाल आपसे यही है, इस स्टडी के ऊपर ही है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। आखिर इसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो क्या कहती हैं? ये जो स्टडी है ये बेसिकली हर इंसान में एक जेनेटिक पैरामीटर रहता है विच जो हमको प्रीडिस्पोज करता है एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, जिसके लिए हम पहले से टारगेटेड जीन थेरेपी और ये सब करते हैं। तो टू अंडरस्टैंड ये इन्फेक्शन किस तरह से हर पर्टिकुलर कम्युनिटी में या एक पर्टिकुलर एथनिक माइनॉरिटी में किस तरह से काम करता है, इसके लिए उन्होंने जेनेटिक स्टडीज करी कि साउथ एशियन, ईस्ट एशियन और कॉकेशियन जो पॉपुलेशन है, इनमें किस तरह से डिफरेंस है, ये सेम वायरस कैसे डिफरेंटली एक्ट करता है और क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज्यादा डेथ्स पाई गए। तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड दैट बेटर उन्होंने जेनेटिक प्रोफाइलिंग भी करा ये पेशेंट का, बिकॉज हम सबके एथनिसिटी डिफरेंट है, तो उससे कुछ रिलेटेड है कि जानकारी के लिए है ये स्टडी किया गया था। और जो ये साउथ एशियन लोगों में LZTFLM1 जीन है, वो क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कोविड-19 के हायर रिस्क को बढ़ावा देने में, और ये है क्या, ये किस तरह का जीन है? ये जीन इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है। आपकी ये पर्टिकुलर जीन जो है ये आपके एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है जिसपे अपना कोविड वायरस एक्ट करता है, जिसे हम एस रिसेप्टर्स कहते हैं।
तो ये एस रिसेप्टर्स जो हैं वो लंग में काफी मात्रा में रहती हैं। तो ये एस रिसेप्टर के ये पर्टिकुलर जीन का जब वेरिएशन रहता है तब ये पाया गया है कि इनकी जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स है जो लंग में रहनी चाहिए अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस वो कम मात्रा में रहती है। तो these patients then become more prone for landing up with complications। तो अगर वो पर्टिकुलर जीन का डिफेक्ट रहता है तो वो उनके जो कॉम्प्लिकेशन लेवल्स हैं बिकॉज ऑफ लैंडिंग अप विद एन इन्फेक्शन इज फार हायर, मतलब इनके जो इम्यून सिस्टम है वो उतना फाइट नहीं कर पाती जिनके ये जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है। और ये जो जेनेटिक डिफेक्ट है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, जैसे साउथ एशियन कम्युनिटी में उन्होंने ज्यादा पाया गया। तो इस बार एक्चुअली यूके में जो डेथ्स हुए थे उनमें उन्होंने देखा गया कि साउथ एशियन कम्युनिटीज में ज्यादा था डेथ रेट। तो तभी ये जेनेटिक प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला। अच्छा डॉक्टर, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि कैसे जो है आपके एक पर्टिकुलर जीन, आपके हायर रिस्क जीन्स हैं या माइल्ड जीन्स हैं जो भी हैं वो तो किसी भी इन्फेक्शन के सिवियरिटी को कैसे डिसाइड करती हैं? क्या होता है जब हाई रिस्क जो जीन्स वाले हैं वो इन्फेक्ट होते हैं कोरोना से? जीन इन्फेक्शन नहीं है, जीन एक अपना बॉडी का डीएनए का पार्ट है, वो कोई इन्फेक्शन नहीं है। कोविड आपका इन्फेक्शन है, जो जीन है वो ऑलरेडी आप में है, वो रहेगा या नहीं रहेगा वो आपके जेनेटिक मोडालिटी पे डिपेंड होगा। और जो जीन हम बता रहे हैं ये इन लोगों में ये पर्टिकुलर जेनेटिक इश्यूज हैं। तो ये जो है ये फैमिलियल रहता है, ये कोई इन्फेक्ट नहीं करता। तो ये आपका हर जीन जो है बॉडी में वो एक चीज एक्सप्रेस करने के लिए है। तो जैसे कि अगर हम कहें कि हम मेल है या फीमेल है, वो आपके एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स के हिसाब से होता है। इसी किस्म से आपका एक जीन आपके इम्यून सिस्टम के लिए रहता है। इनके पेशेंट्स जो कोविड से जो ग्रस्त हो गए हैं, जिनकी लंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उनमें ये जो जीन का मात्रा जो उन्होंने देखा है कम है ज्यादा है, तो उससे डिटरमाइन होता है कि उनकी इम्यून रेस्पॉन्स लंग में कैसी है। वो सिर्फ इम्यून रेस्पॉन्स लंग के जरिए बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि आपकी इम्यूनिटी खराब है। तो जीन जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है। इट्स नॉट अ वायरस टू स्प्रेड, इट इज समथिंग विच इज इनहेरेंट टू यू। आपके अंदर में वो ऑलरेडी वो डिफेक्ट है या नहीं है वो आपका जेनेटिक प्रोफाइलिंग बताता है। ये हेरिडिटरी मतलब आपके फैमिली में से आया हो या कभी कभी हम खुद म्यूटेट करते हैं, हम बताते हैं ना कि हमारा वायरस म्यूटेट हुआ है, वैसे हम भी रोज के रोज म्यूटेट होते रहते हैं छोटी छोटी मात्रा में। तो दैट इटसेल्फ कैन ट्रिगर ऑफ दीज काइंड ऑफ रेस्पॉन्सेस। डॉक्टर, कोरोना महामारी के लगभग 2 साल होने को आए हैं। जिस तरह के जीन्स और कोविड-19 इन्फेक्शन को लेकर रिपोर्ट्स आई हैं, उसने जेनेटिक रिसर्च का जो महत्व है वो कितना बढ़ा दिया है? कितनी ज़रूरत है हमें इसकी? जेनेटिक रिसर्च इज एक्चुअली फ्यूचर के लिए वही साइंस एक बहुत रहेगा, क्योंकि आप उसके हिसाब से बहुत सारी बीमारियां टाल सकते हो, बहुत सारे मैकेनिज्म्स आप समझ सकते हो। आपके टारगेटेड थेरेपीज अगर जीन के हिसाब से रहे तो आप उसे कंप्लीटली चेंज कर पाओगे। जैसे कि अभी हम इम्यून सिस्टम के लिए हम चेंजेस कर सकते हैं, पर जीन को हम जीन थेरेपी है नहीं हमारे पास। सपोज इस कसम से कोई जीन थेरेपी आ जाए कि हम ये टारगेटेड बता सके कि ये जीन वाले बंदे को ये चीजें देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बिकॉज उनका जेनेटिक प्रोफाइल ऐसा है, तो इट विल बी ऑल अ टारगेटेड थेरेपी। हम ऑलरेडी कैंसर के इसमें तो ऑलरेडी इस तरह से रिसर्च है और टारगेटेड जीन थेरेपीज भी होती हैं। काफी बच्चों की बीमारियां जो है उसमें भी टारगेटेड जेनेटिक थेरेपीज होती हैं। सो दीज आर द न्यू एज थेरेपीज दैट वी आर लुकिंग एट, और इसका बहुत बड़ी मात्रा में नंबर्स बाद में रहेगा। एज टाइम प्रोग्रेसेस जेनेटिक थेरेपीज आर गोइंग टू कम अप एंड सी द लाइट ऑफ द डे। और अगर जेनेटिक रिसर्च पर हम ध्यान देना शुरू कर दें तो क्या कोविड-19 ट्रीटमेंट को ढूंढना जो है थोड़ा और आसान हो जाएगा वैक्सीन के साथ साथ ही? तो जेनेटिक प्रोफाइलिंग जो करते हैं ना, जैसे कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई साउथ एशियन कम्युनिटी का अगर हम कहीं पे हैं और साउथ एशियन कम्युनिटी के बंदे हमें पता है मोर सीवियरली सिक रहे, तो अगर टारगेटेड जेनेटिक थेरेपी इनके लिए कुछ होगा जो पता है कि ये पर्टिकुलर वायरस इधर एंट्री करने पे ये जो दिक्कतें रहेंगी लंग्स की उसको कम करने के हिसाब से कुछ अगर टारगेटेड थेरेपी उस हिसाब से मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी के जो थेरेपीज है दे आर ऑल टारगेटेड अकॉर्डिंग टू द इम्यून सिस्टम और वायरस को मारने के लिए। बराबर अपने वायरस की जो रेस्पॉन्सेस है वो किस तरह से हम टारगेटेड थेरेपी से कम कर सकते हैं, उस पे मेरे ख्याल से आगे की रिसर्च उस हिसाब से रहेगी।
But one of the things that we can actually do well इस टाइम पे would be a vaccine. तो जो वैक्सीन है वो ये रिस्क को काफी हद तक गिराएगा, और टारगेटेड जेनेटिक थेरेपी जो इसके लिए है ये आपकी नेक्स्ट वेव ऑफ रिसर्च रहेगी। तो ये अगर आपका पता चला कि ये जैसे ये LT जो हमारे जीन है इसकी जो अबनॉर्मेलिटी है इसको खत्म करने के लिए अगर हमारे पास एक मेडिकेशन रहा जो हम देने से ये जीन की इफेक्टिवनेस जो है वो कम कर लिए, तो वो लंग इन्वॉल्वमेंट जो होगा ये पेशेंट्स को जो हमें एक्चुअली वेंटिलेटर पे ले जाता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। सो दैट वुड बी द काइंड ऑफ थेरेपी दैट वुड बी कमिंग इन फ्यूचर। डॉक्टर, जब कोरोना आया था तो हम बहुत रेडी नहीं थे, हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर नहीं था, फिर उसके बाद के स्ट्रगल पेशेंट्स को हैंडल करने का वो था ही। अब चूंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, कई लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारे पास, और हमें ये भी पता है कि कोविड-19 इन्फेक्शन में हमारे जीन्स का क्या रोल है। तो तैयारी किस तरह की होनी चाहिए ताकि किसी भी महामारी के लिए हम तैयार रहें? सिर्फ महामारी के लिए नहीं, जैसे मैं आपको बता रही थी, वी वुड नीड इट फॉर अदर इलनेसेस एज वेल। तो ऑलरेडी अपने यहाँ पे काफी रोबस्ट तरीके से ऑलरेडी रिसर्च इस डायरेक्शन में तो एक्चुअली चल रही है। कोविड में ही नहीं, बाकी के जो नॉन कोविड इलनेसेस हैं और इन्फेक्शंस हैं और अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं जैसे कि गॉचर्स डिजीज, ये सब में ऑलरेडी जेनेटिक रिसर्च काफी मात्रा में चल रही है। आपकी जेनेटिक्स करके एक फील्ड भी उन्होंने तैयार कर ली है। पहले यहाँ पे जेनेटिस्ट करके जो था वो इतना ज्यादा उस पे स्टडीज वगैरह नहीं रहती थी, अभी उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी शुरू किया है। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दैट एज अ मेजर बूस्ट, एंड काफी हद तक रिसर्च डिपार्टमेंट्स जो हैं और फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो इस तरह के थेरेपीज में भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं, सो विच इज अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अल्टीमेटली इश्यूज कैसे हैं कि ईच ऑफ दीज आल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, फंडिंग, which I think the government will eventually be putting their bet on. वो जरूरत रहेगी कि because we will need funds to do these kind of research for इवन अ ले पब्लिक। अगर अभी हम 10 लोगों को लिए और इन सबके 10 के जेनेटिक प्रोफाइलिंग करने गए तो इट्स अ वेरी कॉस्टली सिनारियो। तो ये सब के लिए फंडिंग, रिसर्च, ये सब कुछ अपने पास एक पर्टिकुलर क्वांटम और एक कुछ एक पर्टिकुलर निकाल के रखा हुआ अमाउंट रहना रहेगा विच विल हैव टू बी फैक्टर्ड इन एज अ रिसर्च फॉर मेडिकल फील्ड। अच्छा डॉक्टर, एक आखिरी सवाल इसी रिपोर्ट से लेकर कि जब किसी के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर ये हाई रिस्क जिन होते हैं तो उनका कोविड से इन्फेक्शन का खतरा कितना ज़्यादा और कितना कम होता है? जीन से जो देखा गया है कि 60% ऑफ इंडिविजुअल्स जो उन्होंने मेंशन करा है ऑफ साउथ एशियन वेरिएंट में ये पाया गया है, एंड जो मॉर्टेलिटी थी यूके में ये वाले वेव में वो यही कम्युनिटी में ज्यादा पाई गई। तो इट ऑटोमेटिकली इंडिकेट्स कि ये जो जीन था दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लंग रिलेटेड डैमेज विच इज फार हायर। तो आपकी एक सेम एज सेम सेक्स के अगर 2 बंदे हैं और एक में ये जीन है और दूसरे में नहीं, तो जिनमें ये जीन है उनके लंग की इन्वॉल्वमेंट की चांसेस हैं वो ज्यादा रहती है। तो ऑब्वियसली ये पेशेंट्स ज्यादा वेंटिलेटर पे या ज्यादा सिवियरली इल होने की चांसेस हैं। शुक्रिया डॉक्टर। तो चलिए अब वक्त हो चला है विदा का। आज के कोरोना कवरेज को यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।